स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एएमयू 11th एंट्रेंस एग्जाम के अंदर फिजिक्स पोर्शन में 17 में से 15 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि 17 में से 15 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। 17 में से 17 क्यों नहीं ला सकते हैं, 17 में से 17 भी ला सकते हैं, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन वो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ सकता है एंड इवन पूछा भी है प्रीवियस ईयर पेपर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 17 में से 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि सिलेबस क्या है फिजिक्स के अंदर, एएमयू 11th एग्जाम के अंदर सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस जो है 9th और 10th मिला करके है। 9th में सबसे पहले वो मोशन चैप्टर से क्वेश्चन पुट अप करता है, एंड देन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड देन ग्रेविटेशन, एंड देन वर्क एंड एनर्जी, एंड देन साउंड। उसके बाद 10th में से वो ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या आता है, ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन, ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, इससे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। उसके बाद वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी से, एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसके बाद अगर देखा जाए कि इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसलिए क्योंकि 2015-2016 में इस चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन पुट अप किए गए। ठीक है, और अगर देखा जाए यहां से इसमें से कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो मोशन से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 2 क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। वर्क एंड एनर्जी 2 या 3 क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ग्रेविटेशन 1, साउंड 1। ठीक है, तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो एक भी चैप्टर इसमें से छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब बात आती है कि किस चैप्टर से क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मोशन के अंदर या तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर वो क्वेश्चन पूछ सकता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर इन तीनों इक्वेशन का हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गया तो 95% केस में सवाल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन इसी से पुट अप करता है। अब वो ये कह सकता है कि एक बॉल है, बॉल को ऊपर फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, तो जब बॉल को ऊपर फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वेलोसिटी वहां पे क्या हो चुका होगा, 0। तो वहां से आप हाइट निकाल सकते हैं। या फिर वो कह सकता है कि एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होगी, जमीन पे पहुंचने की। यानी कि इन्हीं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे अगर हमने प्रैक्टिस कर लिया तो 90 से 95% सवाल बन जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन वो क्या पुट अप कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से वो जो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है वो सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। किस पे, फर्स्ट जो लॉज ऑफ मोशन है उस पे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर इन मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो पूछा ही जाना है, इस इक्वेशन पे एक सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। तो यहां से लिख सकते हैं F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t। दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यानी कि p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन t। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक ये बॉल है, एक दूसरा बॉल ये है। ठीक है, मान लो ये जो है u1 स्पीड से इधर जा रहा है और ये जो है u2 स्पीड से इधर जा रहा है। इसका मास है मान लो m1, इसका मास है m2। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये माननी पड़ेगी कि u1 इज ग्रेटर देन u2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बॉडी को कोलाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोलिजन पे वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो क्वेश्चन पे यहाँ पे अगर क्वेश्चन पुट अप कर सकता है वो, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और फोर्स जब 0 हो जाएगा तो टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम 0। तो यहाँ से आ जाएगा
P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, इस रिलेशन पे एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो P इनिशियल कैसे लिखेंगे? मान लो ये कोलिजन के पहले का केस है, कोलिजन के पहले इसका मोमेंटम कितना है, तो मास इनटू वेलोसिटी m1 u1, इसका कितना है m2 u2, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए मान लो कि कोलिजन के बाद जो है ये u2 स्पीड से चल रहा है और ये जो है v1 स्पीड से चल रहा है और ये v2 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो फाइनल p इनिशियल ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, फिर फाइनल कितना हो जाएगा हमारा m1 v1 प्लस m2 v2। इस रिलेशन पे वो एक सवाल पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आती है बात ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन के अंदर F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मास को डबल कर रहे हैं या फिर रेडियस को हाफ कर रहे हैं, इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे भी सवाल पूछ सकता है, या फिर वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है प्रेशर पे। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम, और एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो इस पे वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है यहाँ के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हम आ जाते हैं वर्क एंड एनर्जी से सवाल कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो वर्क एंड एनर्जी में सबसे पहले 4 या 5 फॉर्मूले होते हैं वर्क निकालने के। ठीक है, सबसे पहला वर्क निकालने का जो तरीका है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि सेम डायरेक्शन में है, तभी ये लगेगा। अगर इंक्लाइंड है तो यहां पे हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस रिलेशन से एक क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। उसके बाद वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है वर्क डन का एक और तरीके से, अगर वेलोसिटी या स्पीड घट रही है या फिर बढ़ रही है, वेलोसिटी या स्पीड घट रही है या बढ़ रही है, और पूछता है कि वर्क डन बता दो। इस केस में वर्क डन हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर स्पीड बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर ये कह सकता है कि एक बॉडी है किसी स्पीड से मूव कर रही है और उसको स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, तो कितना वर्क डन होगा? तो स्टॉप कर दिया गया यानी कि फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा? 0। तो इस केस इससे सवाल वो पूछ सकता है। उसके बाद दूसरा वर्क डन कैसे पूछ सकता है? अगर किसी बॉल को या बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, तो फिर पूछ सकता है वर्क डन कितना होगा। इस केस में वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, या फिर कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर W इक्वल टू mgh, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्राउंड ये है, ठीक है, ग्राउंड से इसको h हाइट पे फेंका गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? वेलोसिटी 0, तो पूछ सकता है कितना वर्क डन हुआ। तो इस केस में वर्क डन हो जाएगा mgh। ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गए। ठीक है, एक और वर्क डन का फॉर्मूला बन सकता है, कैसे? पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहां से हम वर्क डन निकाल सकते हैं पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो इस केस पे भी वो पूछ सकता है टोटल वर्क डन इतने निकाल, और इस पे इन 5 रिलेशन में से 1 या 2 सवाल 98% वो सवाल पुट अप करता ही है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं साउंड चैप्टर के अंदर, वो कैसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो साउंड चैप्टर के अंदर वो पूछ सकता है v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी पे, या फिर v इक्वल टू 1 अपॉन टी को कैसे लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। इस रिलेशन पे वो सवाल पूछ सकता है। ठीक है, इको के केस में, अगर इको के केस में इको है तो यहाँ पे v जो है वो हो जाता है 2 लैम्डा अपॉन टी, क्योंकि इको के केस में क्या होता है? एक बार आवाज जाती है फिर टकरा करके वापस आती है, तो 2 लैम्डा अपॉन टी। यहां से सवाल वो पुट अप कर सकता है, या फिर वो सवाल पुट अप कर सकता है थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रिलेटेड हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है ऑप्टिक्स में सवाल कैसे पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन फार्मूला है, ठीक है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, इस रिलेशन पे वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ठीक, या फिर वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है वो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जो केसेस बनते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया तो इमेज कहाँ पे बनेगी और मैग्नीफाइड होगी क्या, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे एकदम ब्रीफ में। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स के बाद इसमें आ जाते हैं रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन में n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। ठीक है, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, स्नेल्स लॉ। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन पुट अप कर सकता है
रिफ्लेक्शन के बाद एक और चीज यहाँ पे रिफ्रैक्शन में लेंस की बात आती है, ठीक है। तो लेंस में क्या कर सकता है, लेंस में भी वैसे ही केस बनेंगे, ठीक है, जैसे वहां पे केस बने ऐसे यहाँ पे भी केस बनेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर केसेस बने थे वैसे ही रिफ्रैक्शन के अंदर भी केसेस बनेंगे लेंस के अंदर, ठीक है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया, इसकी इमेज कहां बनेगी, मैग्नीफाइड होगी कि क्या कैसे होगी, ये सब हमें देखना पड़ेगा। वहां के क्वेश्चन ये पुट अप कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन आई के अंदर वो जो है क्वेश्चन किस कहीं से भी पुट अप कर सकता है, माइपिया से या फिर हाइपरमेट्रोपिया से। और दोनों के केस में हम देख ले कि हमें कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कौन सा ग्लास किस पर्सन को देना पड़ेगा, वहां से वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है, मतलब देखा जाए तो एक तरीके से बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से सवाल पूछ सकता है, या फिर कोई सर्किट दे देगा वहां पे आपसे करंट निकलवा सकता है, या फिर वोल्टेज पूछ सकता है, या फिर रेजिस्टेंस पूछ सकता है, इस तरीके से सवाल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और इसमें आपको एक एक पॉइंट बहुत ही एकदम ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा, कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आप अगर एक भी पॉइंट इसमें मिस किए तो आप क्वेश्चंस को मिस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर सवाल पूछा जाता है तो फिर फोर्स के डायरेक्शन पे ज्यादातर सवाल पूछा जाता है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी थ्योरेटिकल चैप्टर है और एक क्वेश्चन हमेशा सोर्सेज ऑफ एनर्जी से पूछा जाता है, ठीक है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने ये सोचा है कि क्लास 10th यानी कि क्लास 10th का पूरा मटेरियल एंड क्लास 11th एंट्रेंस एएमयू का पूरा मटेरियल, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में है उनका पूरा मटेरियल, और 11th एंट्रेंस एएमयू एंट्रेंस के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हम फ्री कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, वो भी क्वालिटी कंटेंट होगा। इवन आई एम फ्रॉम BTech Civil Engineering, Zakir Hussain College of Engineering and Technology, and all the teachers will be from AMU, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर 11th एंट्रेंस एएमयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको चैनल का लिंक सेंड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल दी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।